मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 जीव विज्ञान का मानव स्वास्थ्य एवं रोग उस टॉपिक को। उसमें हमने जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोगों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु है उनके द्वारा कौन से रोग है वो फैलाए जाते हैं। तो प्रोटोजोआ का एक सदस्य है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न किया जाता है। मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है? मलेरिया रोग उत्पन्न किया जाता है। अब प्लाज्मोडियम की कई जातियाँ होती है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम आदि। अब इसमें से जो प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम है ये सर्वाधिक खतरनाक जाती है, सर्वाधिक खतरनाक जाती है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। अब इसमें ये रोग कैसे फैलता है? इसके लिए वाहक के रूप में मादा एनोफिलीज मच्छर कार्य करती है। मादा एनोफिलीज मच्छर है उसमें वाहक का कार्य करती है। और सबसे पहले मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर है उसकी लार के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये जीवाणु पाए जाते हैं या स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। जैसे ही मादा एनोफिलीज मच्छर मनुष्य को काटता है ये स्पोरोजोइट है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेंगे, करने के तुरंत बाद ये यकृत कोशिकाओं के अंदर जाएंगे और क्या करेंगे? अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और वृद्धि करेंगे। यकृत सेल के अंदर अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद ये वो आरबीसी के अंदर चले जाते हैं, लाल रुधिर कणिका के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये लाल रुधिर कणिका के अंदर वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद में बहुत ही अधिक संख्या होने पर ये आरबीसी फट जाती है। आरबीसी फटने के बाद आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का ये क्या करते हैं? विखंडन कर देते हैं, हीमोग्लोबिन को तोड़ देते हैं। और जब हीमोग्लोबिन टूट जाता है तो एक विषैला पदार्थ बनता है हीमोजोइन। पदार्थ का नाम क्या है? हीमोजोइन पदार्थ बनता है जो कि हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और ये जो हीमोजोइन विषैला पदार्थ है इस पदार्थ की वजह से ही इसमें है वो ठिठुरन के साथ में तेज बुखार आता है जो कि आवर्ती रूप से आता है, एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, तो वो इस पदार्थ के कारण आता है। ये तो बुखार आ गया। इसके बाद में आरबीसी के अंदर ये वृद्धि जब करते हैं, वृद्धि करने के बाद आरबीसी के अंदर ये युग्मक जनन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? युग्मक जनन की क्रिया करते हैं। युग्मक जनन का मतलब ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। और इसमें आरबीसी के अंदर जब युग्मकों का निर्माण होता है तो नर और मादा युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। और जैसे ही इसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण हो गया, किसमें हुआ? मनुष्य के अंदर। और उसके बाद यदि मच्छर उस मनुष्य को काटता है तो ये जो नर और मादा युग्मक है ये किसमें चले जाएंगे? मच्छर के अंदर। और मच्छर के अंदर युग्मक कहाँ जाएंगे? आमाशय के अंदर जाएंगे। और आमाशय के अंदर जाने के बाद आमाशय में ये युग्मक है वो आपस में मिलते हैं, मतलब निषेचन की क्रिया होगी। और निषेचन के बाद में परिवर्धन या विकास इनका होगा। इसके बाद में जब इनका विकास होगा तो इससे जीवाणु का निर्माण होगा या स्पोरोजोइट का निर्माण होगा। और ये जो स्पोरोजोइट है ये पुनः मच्छर की लार ग्रंथि में जाकर स्थापित हो जाते हैं, जो कि बाद में यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है मच्छर तो ये लार ग्रंथि के अंदर जो जीवाणु है ये जीवाणु है वो उस स्वस्थ मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं और उस मनुष्य को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है इसके द्वारा जो इसके वाहक का कार्य किया जाता है, जब तक युग्मकों का निर्माण नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक युग्मक का निर्माण नहीं हुआ उससे पहले कौन सी प्रावस्था है? जनन की अलैंगिक प्रावस्था है। इसका मतलब जो अलैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है वो किस में संपन्न होता है? अलैंगिक जनन है वो मनुष्य के अंदर होता है। आप देख रहे हैं मनुष्य के अंदर जीवाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश किए, यकृत कोशिकाओं बढ़े, फिर आरबीसी में बढ़े और युग्मकों का निर्माण हुआ। यहाँ पर ओनली युग्मकों का निर्माण हुआ, लेकिन इसके बाद में ये युग्मक किसमें चले जाते हैं? वापस मच्छर के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मच्छर के आमाशय में संपन्न होती है। इसलिए जो लैंगिक जनन होता है वो कहाँ संपन्न होता है? मच्छर के अंदर संपन्न होता है। तो इस तरह से ये मलेरिया रोग का रोग कारक या रोगाणु और इसका जो वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, और ये मलेरिया रोग किस तरह से फैलता है और संक्रमित
कैसे होता है व्यक्ति, और एक व्यक्ति संक्रमित होने के बाद दूसरा व्यक्ति संक्रमित कैसे होता है, उसकी यह है क्रियाविधि। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, छोटे सवाल बन सकते हैं कि मलेरिया रोग के लिए रोगवाहक कौन सा है, प्लाज्मोडियम है, और इसकी कितनी जाति पाई जाती है, तो ये अलग अलग जातियां पाई जाती है। सबसे खतरनाक जाति कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं पीएफ। क्या कहा जाता है, पीएफ कहा जाता है। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं इसको दिमागी बुखार। और इस कंडीशन में है वो जीवाणुज इस तरह से पहले मनुष्य के यकृत में जाएंगे, फिर आरबीसी में जाएंगे, फिर आरबीसी फटेगी, फटने के साथ ही एक विषैला पदार्थ हीमोजोइन बनता है, और इस हीमोजोइन के कारण ही हमें तेज बुखार आता है, कंपी के साथ आता है, ठंड लगकर बुखार आता है। और यही ठंड लगकर बुखार आना, यही मलेरिया रोग की विशेष पहचान होती है। अन्य प्रोटोजोन रोग के बारे में बात करें तो अमीबता या अमीबीय अतिसार इसको कहा जाता है। यह रोग है वो एक प्रोटोजोन जो जीव है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। अब इस रोग की क्या लक्षण है, कब्ज होगा, पेट दर्द होगी, पेट में मरोड़े आना या जिसको हम ऐंठन भी कह सकते हैं, अत्यधिक श्लेष्मा का स्त्रवण, दस्त लगेंगे पतले और उसके साथ में श्लेष्मा का स्त्रवण होगा, और रक्त के थक्के भी मल के साथ बाहर आ सकते हैं। तो ये रोग कौन सा होगा, अमीबीय अतिसार। और इस रोग की वाहक कौन है, घरेलू मक्खी। अब हम बात करें कवक जनित रोग। कवक जनित जो रोग है, कवक जनित रोग, कवक के कुछ वंश है, जो ये वंश है इसमें है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। ये जो 3 वंश है, इसमें जो कवक आती है वो है वो दाद नामक रोग, जिसको रिंगवर्म कहा जाता है, दाद नामक रोग है वो उत्पन्न करती है। अब दाद में क्या होगा, पहले तो तेज खुजली होगी, और इसके साथ में त्वचा है, नाखून है, और शिरोवल्क पर सूखी सल की विकसतियाँ, मतलब त्वचा सूख जाएगी, और सूखने के बाद वहाँ से कुछ स्थानों पर खुजली के कारण त्वचा हट भी सकती है, तो रूखी सूखी त्वचा हो जाएगी। और नाखून है तो नाखूनों के जो किनारे होते हैं, नाखूनों के किनारे जहाँ पर ये फोल्डिंग है, यहाँ पर नमी रहने की संभावना अधिक रहती है, तो यहाँ कवक पनप सकती है, जिससे क्या होगा, नाखून भी खराब हो सकते हैं। तो ये कुछ एक कवक जनित रोग थे। अब हम बात करेंगे कृमि जनित रोग, कृमि वर्म। कृमि जनित रोगों की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्केरिएसिस रोग का क्या नाम है, एस्केरिएसिस। किससे फैलता है, एस्केरिस से फैलता है, और ये एस के एल्बंथीज संघ में आता है। एस्केरिस जो कि गोल कृमि होता है। अब इस रोग में क्या होगा, इसमें जो आंतरिक रक्त स्त्राव होगा, आंत के अंदर है वो रक्त स्त्रवण होगा, बुखार आएगा, और रुधिर का स्त्रवण होने से अरक्तता, शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, और आंत में अवरोध भी हो सकता है। इसमें दस्त लगेंगे, दस्त के साथ में क्या होगा, परजीवी के अंडे हैं वो भी दस्त के साथ में बाहर आ जाएंगे। परजीवी के जो अंडे हैं वो दस्त के साथ बाहर आ जाएंगे। जैसे ये अंडे दस्त के साथ बाहर आएंगे तो ये मृदा है, मृदा, जल, पेड़ पौधे जैसे साग, सब्जी, फल आदि सभी क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। और ये जब संक्रमित हो जाते हैं तो उससे है वो संक्रमण बढ़ जाता है, या ये सब चीज़ें मनुष्य के द्वारा यूज में ली जाती है, जिससे मनुष्य है वो संक्रमित हो जाता है और संक्रमण बढ़ता रहता है। एक और रोग है जिसे कहा जाता है हाथी पांव, हाथी पांव, हस्तीपाद, एलिफेंसिएसिस या फाइलेरिएसिस। एक ही रोग है। कहने का मतलब ये है, इसमें व्यक्ति का जो पांव है वो सूज जाता है, सूजकर हाथी के पांव की तरह हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। पैर सूजकर हाथी के पांव के समान हो जाता है, इस वजह से इसे हस्ती पांव या हाथी पांव, एलिफेंसिएसिस या फाइलेरिएसिस कहा जाता है। पांव में सूजन आ जाती है और हाथी के पांव की तरह हो जाता है। जब एक पैर है वो हाथी के पांव की तरह हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर जनन अंग भी प्रभावित हो सकते हैं, और इस रोग का जो रोग वाहक है वो मादा मच्छर होती है। इस तरह से हमने
जितने भी रोग थे, सबसे पहले हमने बात की जीवाणु जनित रोग, उसके बाद हमने बात की विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोगों के अंदर जो एड्स है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमने बात की प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग जो है उसमें मलेरिया इम्पोर्टेंट है। मलेरिया का जो पूरा जीवन चक्र है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें से छोटे सवाल बन सकते हैं, नहीं तो मलेरिया के ऊपर है वो बड़ा सवाल भी बन सकता है। इस प्रकार प्रोटोजोआ के बाद में हमने बात की कवक जनित रोग। और कवक जनित जो रोग है उसमें 3 कवक के हमने वंश पढ़े हैं, और उसके द्वारा जो रोग होता है उसको हम दाद कहते हैं, रिंगवर्म कहते हैं, खाज खुजली होती है। और ऐसे हमारे शरीर के अंग जहाँ पर नमी और ऊष्मा उनको अनुकूल मिल जाए वहाँ पर इनके फैलने की संभावना अधिक होती है। सामान्यतः यह है वो नाखूनों पर फैलते हैं। और उसके बाद हमने बात की कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग में हमने 2 रोग पढ़े, एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस। एस्केरिस किससे फैलता है? एस्केरिस से फैलता है। इस तरह से हमने 2 रोग पढ़े, कृमि जनित रोग। धन्यवाद।